हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, और इस चैप्टर से जनरली 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और ये चैप्टर आपके काफ़ी काम आने वाला है, आपके कंपटीशन के लिए भी और क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, जो सिर्फ क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगी ये वीडियो, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। सबसे पहली चीज़, जो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक नेचर को ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने? कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको कंटिन्यूसली मूव कराना है तो क्या लगानी पड़ेगी इसके ऊपर? क्या लगानी पड़ेगी? इस पे फोर्स लगानी पड़ेगी। बीच बीच में आप लोग भी रिप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स लगानी पड़ेगी। किसने बोला था मालूम है आपको? ये बोला था एरिस्टोटल ने। उन्होंने बोला अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली मूव कराना चाहते हैं, यू नीड अ एक्सटर्नल फोर्स। आपको एक कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली क्या देनी पड़ेगी? एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। बट बाद में ये कंसेप्ट जो इन्होंने दिया था वो क्या हो गया? फेल हो गया। इसलिए इनको हम एरिस्टोटल फैलेसी के नाम से जानते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मूव कराना है तो यू नीड अ कंटिन्यूसली एक एक्सटर्नल फोर्स की हमें जरूरत होती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली मूव करता है। प्रैक्टिकली देखा भी, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करते हैं तो क्या होता है? कुछ टाइम बाद रुक जाता है। उस टाइम वहां पर फ्रिक्शन फोर्स के बारे में कुछ भी बात नहीं करी गई थी। फ्रिक्शन फोर्स उस टाइम था भी नहीं, उनको मालूम नहीं था कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने जो ऑब्जर्व किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको मूव कराना है कंटिन्यूसली तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी आपको। इतनी बात समझ में आई आप लोगों के? ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई आपके, तो उसके बाद फिर आए कौन? गैलीलियो। इन्होंने इसकी इस ऑब्जर्वेशन को क्या कर दिया? गलत साबित कर दिया। कैसे गलत साबित किया? तो इन्होंने यहां पर क्या किया? 2 इंक्लाइंड प्लेन लिए। क्या लिए? 2 इंक्लाइंड प्लेन। और इन्होंने इस तरीके से ये सरफेस बनाया जो काफी स्मूथ सरफेस था। काफी हद तक ये स्मूथ सरफेस था। ठीक है, और इस इंक्लाइंड प्लेन की जो हाइट है, इसको अपन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये हाइट है और इस प्लेन की भी ये हाइट है। दोनों की हाइट कैसी दिख रही है आपको? यहाँ पर सेम दिख रही है। बोलिए सर, ये अगर ये पॉइंट है तो ये एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करनी है, तो ये दोनों इंक्लाइंड प्लेन की हाइट कैसी रखनी है आपको? सेम रखनी है। उसके बाद यहाँ ने इन्होंने गैलीलियो ने इस पॉइंट से एक बॉल को ड्रॉप किया। क्या किया? एक बॉल को ड्रॉप किया। तो ये बॉल जा रही थी आराम से घूमते हुए, ये बॉल यहाँ गई, ये बॉल यहाँ गई, ये बॉल यहाँ गई, ये बॉल। इन्होंने देखा कि इस बॉल को जिस हाइट से हमने गिराया था उसी हाइट को क्या कर रही थी? ये गेन कर रही थी। उसी हाइट को क्या कर रही थी? गेन कर रही थी। और एक बार गिराने के बाद ये अपने आप कंटिन्यूसली क्या कर रही थी? मूव कर रही थी। कंटिन्यूसली क्या कर रही थी? मूव कर रही थी। और उन्होंने क्या कहा था? अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको मोशन में लेके आना है तो यू नीड अ एक्सटर्नल फोर्स। और यहाँ पे आपने एक बार सिर्फ क्या किया? उसको ड्रॉप किया, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। यहाँ पे आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं क्या? कंटिन्यूसली नहीं लगा रहे। तो यहाँ पे ये इनकी थ्योरी जो कंसेप्ट था वो क्या हो गया? गलत हो गया। बट एक कंडीशन थी यहाँ पे, कैसे सरफेस रखा इन्होंने? स्मूथ सरफेस रखा। फिर उन्होंने देखा हाइट अभी भी सेम रखते हैं, बट ये इंक्लाइंड प्लेन थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। हाइट अभी भी कितनी है बेटा? सेम है। अब क्या होगा इस केस में? इस केस में क्या होगा सर? इस केस में भी सरफेस स्मूथ है। तो उन्होंने एक चीज देखी कि यहां पर आपने जब बॉल को ड्रॉप किया, अभी भी ये उसी हाइट पर जा रही थी बॉल, अभी भी ये उसी हाइट को गेन कर रही है। बट इस हाइट को गेन करने के लिए उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है। क्या करनी पड़ रही है? बोलो सर, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है। वापस से उसी हाइट पे लाने के लिए इस इंक्लाइंड प्लेन को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब सर, यहां पर ये बॉल जब जा रही थी तो इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही थी उसी हाइट को गेन करने के लिए। बोलो, इतनी बात समझ में क्लियर है चीज?
तो यहां पे गैलोली ने एक चीज ऑब्जर्व करी, फिर गैलोली के दिमाग में एक चीज और आई। क्या चीज आई? अब इन्होंने इस इंक्लाइन प्लेन को जीरो कर दिया। क्या कर दिया? इंक्लाइन प्लेन को जीरो कर दिया इस तरीके से। अब क्या होगा? अगर ये सरफेस स्मूथ है तो एक बार यहां से बॉल ड्रॉप करेंगे, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। किसने ऑब्जर्व किया? ये गैलीली ने। और किसकी बात गलत बता दी उन्होंने? एरिस्टोटल की। क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली मूव कराना है एक स्ट्रेट लाइन में तो यू नीड अ एक्सटर्नल फोर्स, आपको एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी। बट यहां पे क्या रहा है? हमें फोर्स की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। यहां पे ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है विदाउट एनी हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। बोलो इतनी बात समझ में आई? ओके। तो यहाँ पे गैलीलियो के इस इंफॉर्मेशन से काफी सारी चीजें हमको मिली। बेसिकली यहां से बेसिकली न्यूटन ने क्या किया? इस गैलीलियो का कंसेप्ट ले लिया और वहां से उन्होंने अपनी लॉज बनाना स्टार्ट कर दिए। इसने इनर्शिया के बारे में बताया, इन्होंने फर्स्ट लॉ के बारे में बताया, फोर्स को डिफाइन किया फर्स्ट लॉ से। तो काफी सारी चीजें डिस्कस करी। तो वही देखते हैं। सबसे पहले न्यूटन की पहली लॉ देखते हैं हम। क्या देखते हैं? न्यूटन की फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन की फर्स्ट लॉ क्या कहती है उसको देखेंगे हम। तो आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये बेसिक था, इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी ठीक है क्योंकि इस पे बेस पे क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप सीधा स्टार्ट करिए न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहती है? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ कहती है बेटा, न्यूटन फर्स्ट लॉ states that Newton first law states that if a body is in rest, if a body is in rest, it will remain at rest. It will remain at rest. If a body is in uniform motion, if a body is in uniform motion, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है यहां पर आप, यूनिफॉर्म मोशन के साथ में आप रेक्टिलिनियर मोशन भी लिख देना बेटा। अब ये रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। It will remain in uniform motion. It will remain in uniform motion until and unless it is compelled by any external force. Compelled by any external force. इसका मतलब क्या हुआ? न्यूटन की पहली लॉ ने किसको डिफाइन किया? फोर्स को डिफाइन किया। न्यूटन की फर्स्ट लॉ ने किसको डिफाइन किया? फोर्स को डिफाइन किया। बताएंगे फोर्स क्या कर सकता है। तो पहली बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि पहली लॉ में न्यूटन ने क्या बताया हमको। न्यूटन की फर्स्ट लॉ कहती है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, क्या ये अपने आप मोशन में सकता है? क्या इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर ये टेबल रखी हुई है तो क्या ये अपने आप मूव करना स्टार्ट कर देगी? क्या अगर ये अपने आप मूव करना स्टार्ट कर दे, यहाँ से भाग जाओगे आप लोग, है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो किस पर रहेगा? रेस्ट पर रहेगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में, एक रेक्टिलिनियर मोशन में है तो कंटिन्यूअसली वो उस रेक्टिलिनियर मोशन को फॉलो करेगा। कब तक फॉलो करेगा या कब तक रेस्ट पर रहेगा? जब तक उस पर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। नेट एक्सटर्नल फोर्स जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं होती है। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, या फिर किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। तो ये फोर्स क्या क्या काम कर सकती है बताइए जरा। इस फोर्स की हेल्प से आप क्या क्या काम कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, दो चीज तो यही लिख रही है इस स्टेटमेंट में। दो चीज क्या लिख रही है बताओ सर। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो यू मे चेंज द स्टेट ऑफ एन रेस्ट। यू मे चेंज द स्टेट ऑफ एन रेस्ट। मैंने यहां पे एक वर्ड यूज किया है, यू मे चेंज, और सिंपली आप कह सकते हैं यू कैन चेंज और ट्राइज टू चेंज फोर्स की हेल्प से
एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से आप, नेट एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से क्या क्या काम कर सकते हैं बताइए ज़रा। तो पहला पॉइंट क्या कर सकते हैं सर, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट से मोशन में लेके आ सकते हैं या फिर ट्राई कर सकते हैं, या फिर ट्राई कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ ट्रक की पोजीशन चेंज करो, ट्रक को मोशन में लेके आओ, लेके आ सकते हो क्या आप नहीं लेके सकते, उसके लिए हमें और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, यू कैन चेंज और ट्राइज टू चेंज। बात समझ में आ रही है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो हमने बोला सर रेस्ट से मोशन में लेके आ सकते हैं। एक बार प्रॉपर इसको लिख देते हैं जिससे आपको याद रहेगा कि हम फोर्स की हेल्प से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो पहली चीज बताओ फटाफट एक बार, सर फोर्स की हेल्प से क्या क्या काम कर सकते हैं हम। सर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको रेस्ट से मोशन में लेके आ सकते हैं या फिर ट्राई कर सकते हैं। बोलो सही है कि नहीं बात, ठीक है। दूसरा पॉइंट सर मोशन से किस पे लेके आ सकते हैं सर हम, रेस्ट पे लेके आ सकते हैं या फिर ट्राई कर सकते हैं हम, ठीक है। तीसरा पॉइंट सर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं सर हम, चेंज कर सकते हैं, आइदर इंक्रीज या फिर डिक्रीज। अगेन एक वर्ड क्या यूज करेंगे सर, ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो सर किस में चेंज आएगा, एक्सेलरेशन में। किस में चेंज आएगा, एक्सेलरेशन में। तो आप ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन को भी क्या कर सकते हैं सर, चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं या फिर ट्राई कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं सर, स्पीड वेलोसिटी में आ गया, मैग्नीट्यूड उसमें आ गया। तो शेप एंड साइज भी बदल सकते हैं या फिर ट्राई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप किसकी हेल्प से कर सकते हैं, बोलो एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से। और इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से। जब तक आप नेट एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। सो यू कैन डू सो मेनी थिंग्स विद द हेल्प ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स। सो फोर्स जनरली हम कहते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ पुश और पुल। सर फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है, किसके फॉर्म में, पुश और पुल की फॉर्म में, जिसकी वजह से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं और या फिर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड समझ में आ रही इतनी बात। चलिए, तो ये था हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया भी डिफाइन करता है, तो हम उसको काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि इनर्शिया क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं और वो किस पर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए अपनी कॉपी में आप लोग, इनर्शिया। नेक्स्ट टॉपिक इज inertia. What is mean by inertia? What is mean by inertia? क्या बताता है inertia हमको? inertia से क्या समझते हैं आप लोग बताइए। अब ये टेबल किस पे है बेटा, रेस्ट पर है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें भी रेस्ट पे हैं, क्या ये अपने आप मोशन में आ सकती हैं, नहीं आ सकती हैं, नहीं आ सकती ना। लेकिन जब आप इनकी स्टेट को चेंज करते हो तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता। क्या नहीं लगता इनको, अच्छा नहीं लगता। फिर क्या करते हैं, जब आप उनकी स्टेट को चेंज करते हैं तो ये उसको अपोज करते हैं। क्या करते हैं, उसको अपोज करते हैं। तो ये हर बॉडी की टेंडेंसी होती है। क्या होती है, बॉडी की टेंडेंसी होती है। जब भी आप उसकी स्टेट को चेंज करोगे तो वो क्या करेगा, अपोज करेगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो ये इनएबिलिटी हो गई बॉडी की। क्या हो गई, ये बॉडी की इनएबिलिटी होगी, जो अपने आप से अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। सो इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी दैट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट बाय इट्स ओन। अपने आप से अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। और दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी विच रेजिस्ट द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट या इट अपोज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी आप इसकी स्टेट को चेंज करोगे तो उसको क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। रेजिस्ट मतलब अपोज करना, रेजिस्ट मतलब क्या होता है, अपोज करना। तो इनर्शिया क्या होगा, इट इज अ टेंडेंसी और इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी which oppose the change in the state of an object या in the state of a body,
जब भी आप किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करोगे तो ये क्या करेगा सर? अपोज करेगा। क्या करेगा? अपोज करेगा। समझ में आ रही है बात? और अपने आप से ये अपनी स्टेट को भी चेंज नहीं कर पाता है, तो एक इनएबिलिटी भी हो गई। क्या हो गई बेटा? एक विच डू नॉट चेंज इट्स स्टेट बाय इट्स ओन। इस तरीके से भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, बाय इट्स ओन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? इनर्शिया मतलब समझ में आया? हर बॉडी की टेंडेंसी होती है वो अपनी स्टेट को जब भी चेंज करोगे आप तो उसको क्या करेगा? अपोज करेगा, और अपने आप से अपनी स्टेट को भी चेंज नहीं कर सकता। ये किसने बताया हमको सर? न्यूटन ने बताया। किसने बताया? न्यूटन ने बताया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑल्सो डिफाइन इनर्शिया। रेस्ट पर है तो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक उस पर आप कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है इतनी? ओके, अब यहां पर हम बात करते हैं इनर्शिया किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। इनर्शिया किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? तो ये आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, ठीक है? किस पर डिपेंड करता है इनर्शिया? अब मैं कहता हूं आपके पास एक ट्रक है, ठीक है, ये ओरिजिनल ट्रक है और ये आपके पास खिलौने वाला ट्रक है। किसको रोकना आसान है? खिलौने वाले ट्रक को रोकना आसान है, क्योंकि सर जो खिलौने वाला ट्रक होगा उसका मास बहुत कम होगा, ठीक है, और इस ट्रक को रोकना बहुत मुश्किल है। आप तो खैर उसको नहीं रोक पाओगे, लेकिन आप रुक जाओगे। समझ में आ रही बात? अगर सामने आ गए तो उसके, ठीक है। या फिर कहता हूँ दोनों रेस्ट पर है, दोनों को मोशन में लेके आना, स्टेट चेंज करनी है। किसको डिफिकल्ट होगा स्टेट चेंज करना है? किस केस में? अगेन सर जो ओरिजिनल ट्रक है, जो मतलब है, तो इसका मतलब सर जिन बॉडीज का मास ज्यादा होता है, जब आप उनकी स्टेट को चेंज करते हो तो वो अपोज ज्यादा करती हैं। जिन बॉडीज का मास कम है, जब उनकी स्टेट को चेंज करते हो तो वो अपोज कम करती है। वो इजीली अपनी स्टेट को चेंज कर सकती हैं जिन बॉडीज का मास कम होता है। तो यहां से क्या मालूम पड़ा? इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है सर? मास पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लिखिए इस पॉइंट को, इनर्शिया इज डिपेंड ऑन मास, या इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है बेटा? मास पे डिपेंड करता है। कैसे? डायरेक्टली। हायर द मास हायर द इनर्शिया, स्मॉलर द मास स्मॉलर द इनर्शिया। जिसका मास जितना लार्ज होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, जिसका मास जितना कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा। तो आई होप कि आपको थोड़ा इनर्शिया के बारे में समझ में आया होगा कि इनर्शिया क्या होता है। बेसिकली वो बॉडी की टेंडेंसी जो आप उसकी स्टेट को चेंज करते हैं तो उसको अपोज करता है, ठीक है। इसी कंडीशन की वजह से, इसी टेंडेंसी की वजह से आप डेली लाइफ में काफी सारी चीजें देखते हैं। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट टॉपिक डालें, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, बताइए जरा क्या होना चाहिए। टाइप्स 3 टाइप के होते हैं। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो पहला लिख लीजिए आप, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा होता है बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, और थर्ड होता है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की अगर हम बात करें तो सिंपल क्या लिख सकते हैं? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी दैट कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट अगर एक्सप्लेन करने के लिए अगर क्या लिखेंगे? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी दैट कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। अपनी जो स्टेट है उसको वो चेंज नहीं कर पा रहा। और अभी आप किस स्टेट की बात कर रहे हैं? रेस्ट की बात कर रहे हैं। तो अपने आप से कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में नहीं आती है। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जब भी आप ट्रेवल करते हैं तो जब कार में बैठे होते हैं, कार चलते हुए तो नहीं बैठते आप। कार क्या होती है? रुकी होती है। बस क्या होती है? रुकी होती है। अब सडनली अगर कार स्टार्ट हो जाए और जो ड्राइवर है वो थोड़ा सा अनट्रेंड है तो क्या होगा? एकदम झटका लगता है आपको पीछे की तरफ। एकदम अगर वो एक्सीलेटर दबा दे तो क्या लगता है आपको? एक झटका लगता है पीछे की तरफ। किधर जाते हैं आप? बैकवर्ड डायरेक्शन में। यू फील अ बैकवर्ड जर्क। Why you feel a backward jerk when the car suddenly starts?
इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बस सिंपल बोल देंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बट ऐसा क्यों होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या ऐसा क्या हुआ कि आपको पीछे की तरफ झटका लग रहा है? देखो पहले बॉडी हमारी किस में थी? रेस्ट पे थी। हमारी बॉडी किस में थी? रेस्ट पे। तो बॉडी किस में थी हमारी? रेस्ट पे थी। तो बॉडी की टेंडेंसी किस पे है सर? रेस्ट पे रहना, प्रॉपर्टी है उसकी। अब आपने क्या किया? कार को स्टार्ट किया, कार में बैठे हुए, तो आपकी जो बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो तो कार के कांटेक्ट में, उसके सरफेस से कांटेक्ट में। तो कार मोशन में आई, आपकी बॉडी का लोअर पार्ट भी किस में आ गया? मोशन में आ गया। लेकिन बॉडी का जो अपर पार्ट है वो उस मोशन को क्या करेगा? वो तो उसी स्टेट में रहना चाहता है, तो उस मोशन को क्या करेगा? अपोज किस डायरेक्शन में करेगा? कार आगे चल रही है तो वो अपोज किस डायरेक्शन में करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में करेगा। दैट्स व्हाई यू फील अ बैकवर्ड जर्क व्हेन द कार सडनली स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। समझ में आ रही बात? बेसिक एग्जांपल है। आप एक एग्जांपल और सकते हैं, एक ग्लास लेना, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखना, उसमें कुछ एक कॉइन रख देना। क्या रख देना? कॉइन रख देना। और काफ़ी स्पीड से आप क्या करना? उस कार्डबोर्ड को हटा देना वहाँ से या खींच देना। तो देखेंगे आप कॉइन उसके साथ में नहीं जाएगा, कॉइन उसके साथ में नहीं जाएगा। कॉइन कहाँ चला जाएगा? गिलास में चला जाएगा। क्यों सर? कॉइन की टेंडेंसी क्या थी? रेस्ट पे रहना। तो कॉइन तो वहीं रहना चाहता है। आपने किस पे फोर्स लगाई? कार्डबोर्ड पे फोर्स लगाई, तो वो उसके साथ मूव हो गया, लेकिन कॉइन मूव नहीं हुआ, क्योंकि कॉइन की टेंडेंसी किस पे थी? रेस्ट पे रहना। आपने फोर्स किस पे लगाई? कार्डबोर्ड पे लगाई, तो कार्डबोर्ड मूव हो गया, कॉइन मूव नहीं होगा, क्योंकि उसकी टेंडेंसी तो क्या थी? रेस्ट पे रहना। ये कभी आपने देखा होगा, एक डाइनिंग टेबल पे काफ़ी सारी चीज़ें रख देना, ग्लास वगैरह सारी चीज़ें, और जो कवर है उसका कवर बहुत ज़ोर से खींच लेना। क्या होगा सर? क्या साथ में ग्लास भी चल रही है? साथ में बहुत ज़ोर से खींचना, ये नहीं कि आराम से खींचो आप, तो क्या होगा? बर्तन भी चले जाएंगे। लेकिन वो उसमें क्या होगा, जब बहुत तेज़ी से खींचेंगे आप, तो थोड़े से हिलके बर्तन जो हैं आपके, जो भी बाउल हैं, ग्लास हैं, वो वहीं रह जाएंगे और आपका कवर बाहर आ जाएगा। किसकी वजह से सर? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। समझ में आ रही बात अच्छी तरह? चलिए अब हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या डिफाइन करेंगे? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी दैट कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ एन मोशन। मोशन की बात करें ना, अच्छा डायरेक्शन लिखा गया पहले मोशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर डायरेक्शन पे आएंगे, ठीक है? तो इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी दैट कैन नॉट चेंज इट स्टेट ऑफ मोशन। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो किस में रहना चाहता है? मोशन में ही रहना चाहता है। क्यों रहना चाहता है? इनर्शिया की वजह से। अपने आप से अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जब आप उसकी स्टेट को चेंज करेंगे तो क्या होगा? अपोज करेगा उसको। तो आप कार में चल रहे हैं बढ़िया अच्छे आराम से, ये सपोज करो स्कूल की बस में आ रहे हैं आप लोग, है ना, आपको सीट नहीं मिली, आप पीछे पीछे खड़े हुए हैं। किधर खड़े हुए हैं आप? पीछे पीछे खड़े हुए हैं। अब सामने अचानक कोई आ गया, ड्राइवर ने अचानक क्या लगा दिए, तो आप देखते हैं जो आप पीछे पीछे खड़े थे, जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाया आप ड्राइवर के पास आ गए। क्या गए आप? ड्राइवर के पास। हाँ भैया क्या हो गया, है ना? तो ऐसा क्यों हुआ? आप एकदम अचानक आगे क्यों आ गए ब्रेक लगाते ही? क्या हुआ ऐसा बताओ जरा। सर देखिए बॉडी की टेंडेंसी क्या थी? मोशन में रहना थी। समझ में आ रही बात? बॉडी की टेंडेंसी थी मोशन में रहना। ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किए, बॉडी किस पे आ गई, तो वो उस रेस्ट को क्या करेगी? अपोज करेगी। अगेन बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो तो बस के साथ में है, ठीक है, तो वो तो रेस्ट पे आ गया, बट अपर पार्ट उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। इस वजह से अपोज किस डायरेक्शन में करेगा? पहली बात तो पीछे की तरफ या आगे की तरफ? सर बॉडी किस डायरेक्शन में थी? आगे की तरफ। अब वो रुक गई, वो किस में रहना चाहती है? मोशन में रहना चाहती है, तो वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? आगे की तरफ लगाए। दैट्स व्हाई द पर्सन फॉल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन द ब्रेक्स आर सडनली अप्लाइड। समझ में आ रही बात अच्छे से? कोई डाउट इसके अंदर? चलिए, तो हमारा ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट और ये हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। डायरेक्शन भी बहुत सिंपल है। बॉडी की टेंडेंसी जिस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो उसी डायरेक्शन में क्या होना चाहती है? ट्रेवल करना चाहती है। सपोज करो ये आप पहले स्ट्रेट पाथ पे चल रहे थे, ठीक, बॉडी भी आपकी स्ट्रेट पाथ पे चल रही थी, ठीक है। अब एक शार्प टर्न आ गया। क्या आ गया? एक शार्प टर्न, एक टर्न आया, ठीक है। अब जब टर्न आएगा तो क्या होगा सर? आप भी उस टर्न के साथ जाएंगे, है ना। बट बॉडी की टेंडेंसी क्या थी? स्ट्रेट पाथ में चलने की। क्या थी? स्ट्रेट पाथ में चलने की। अगेन सर आपके पैर जो हैं वो तो बस के कांटेक्ट में, वो तो उसके साथ मुड़ गए। अपर बॉडी सर क्या करेगी? इस टर्न को इस डायरेक्शन में क्या करेगी? अपोज करेगी। तो वो अपोज किस डायरेक्शन में करेगी? वो बाहर निकलना चाहती है, क्योंकि स्ट्रेट पाथ में चलना है उसको।
तो आपने टर्न इस डायरेक्शन में लिया, वो इस टर्न के बाहर निकलना चाहती है तो वो किस डायरेक्शन में जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी तो क्या है सर, पहले किस में थी? स्ट्रेट पाथ में चलने की, तो वो अभी भी किस में मूव करना चाहती है? स्ट्रेट पाथ में मूव करना चाहती है। इस वजह से आपने देखा होगा टर्न अगर इस डायरेक्शन में आया तो आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में साइडवेज मूवमेंट होता है। टर्न इधर आया आप इधर, टर्न इधर आया आप इधर। क्यों? क्योंकि बॉडी उस मोशन को क्या करती है, उस डायरेक्शन क्या करती है? अपोज करती है। क्या करती है? उस डायरेक्शन को अपोज करती है। ठीक है, तो यहां पे आपने टर्न लिया इस डायरेक्शन में, बॉडी इस डायरेक्शन को अपोज करेगी, अपर पार्ट बॉडी का अपोज करेगा, वो इस वाली डायरेक्शन के जो सेंटर की तरफ लग रही है वो उसके बाहर निकलने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि बॉडी तो स्ट्रेट पाथ पे चलना चाहती है, क्योंकि पहले किस डायरेक्शन में थी? वो स्ट्रेट पाथ पे थी। इस वजह से हमें साइडवेज मूवमेंट होता है जब भी आप एक शार्प टर्न लेते हैं, आइदर राइट और लेफ्ट। अगर राइट टर्न लिया है तो आप किधर जाएंगे? लेफ्ट टर्न लिया है तो आप किधर जाएंगे? राइट टर्न। समझ में आ रही बात? तो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हमारी बाइक में मड गार्ड क्यों लगे होते हैं? कीचड़ से बचने के लिए। जब बाइक चलती है तो उसके जब डायरेक्शन है वो जो जा रही साथ में उसके, तो वो क्या करेगा? उसको अपोज करेगा। अपोज करने के लिए वो जो मड है जो वो टेंजेंशियली फ्लाई होती है। कैसी होती है? टेंजेंशियली फ्लाई होती है। अब टेंजेंशियली फ्लाई होगी तो वो मड कहाँ आएगी? आगे वाले टायर से। आपने वो पीछे वाले टायर में देखा होगा आपने, पीछे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं बारिश के टाइम तो उसकी छींटें किधर आ रही होती हैं? आपकी तरफ आ रही होती हैं। लेकिन मड गार्ड की वजह से थोड़ा बहुत कम हो जाता है, आगे भी और पीछे भी। अगर ये मड गार्ड नहीं लगाएंगे तो सीधे कीचड़ कहाँ आएगी? आपके ऊपर आएगी। इसलिए उससे बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मड गार्ड। किसका कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। ठीक है, तो ये 3 टाइप के होते हैं हमारे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन। समझ में आई बात? चलिए अब हम देखेंगे मोमेंटम। एक टर्म समझेंगे अब हम, मोमेंटम। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, मोमेंटम। चलिए मोमेंटम क्या होता है? किसी को मालूम है यहाँ पर? हाँ बेटा बताओ। नहीं बेटा, भूल गए। किसी को याद है यहाँ पर मोमेंटम? याद है? नहीं याद। चलिए अब देखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम है ना, व्हाट इज मीन बाय मोमेंटम? तो पहले इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए। द अमाउंट ऑफ मोशन, द अमाउंट ऑफ मोशन और क्वांटिटी, द अमाउंट ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। ये हमें मोशन के बारे में बताता है, कितने अमाउंट में मोशन हो रहा है उसको बोलते हैं मोमेंटम। इसको समझाने के लिए क्या करते हैं, सपोज करो यहाँ पे हमने एक कार ले ली, एक कार ए, और इस कार का मास मान लिया हमने 500 kg, और हमने एक दूसरी कार ले ली, इस कार का मास मान लिया हमने 1000 kg। ठीक है, बट दोनों की जो वेलोसिटी है वो दोनों की वेलोसिटी क्या लिया आपने बेटा, सेम ली। अब मैं आपसे पूछता हूँ किसको रोकने के लिए फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, या फिर कौन इजी है जिसको आप रोक सकते हैं? इन दोनों के रेस्पेक्ट में बात करें तो कार ए। कैसे मालूम पड़ा? सर कार ए का मास कम था, इसकी वजह से क्या हुआ, इसको रोकना इजी है। किसके कंपेयर में? कार बी के रेस्पेक्ट में। तो बताओ अमाउंट ऑफ मोशन किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी दोनों की सेम होने के बाद भी आपने क्या बोला, सर कार ए को रोकना इजी है इन कंपैरिजन विद कार बी। तो क्या मालूम पड़ा सर हमें मास के बारे में? ये हमें क्या बताता है सर? हमें अमाउंट ऑफ मोशन बताता है। बोलो क्या बताता है? अमाउंट ऑफ मोशन। तो सर एक हमें मालूम पड़ गई चीज, जो अमाउंट ऑफ मोशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? बोलो, मास पे डिपेंड कर रहा है। कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मास बढ़ाते जाओ, अमाउंट ऑफ मोशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसको रोकना और ज्यादा, मास बढ़ता जाएगा, उसको रोकना और ज्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा। मास कम होगा तो उसको रोकना इजी है ना? तो ये सर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ मोशन। समझ में आ रही बात? तो अमाउंट ऑफ मोशन किसका ज्यादा हुआ सर, ए का या बी का? बी का ज्यादा हुआ, क्योंकि इसका मास ज्यादा था, क्योंकि इसको रोकना इजी था, इसको रोकना टफ था। इसका मतलब है जिसका मास ज्यादा होता है उसका अमाउंट ऑफ मोशन भी ज्यादा होता है। एक मैं आपके ऊपर 1 किलो का स्टोन
थ्रो करूं और एक आपके 100 kg का स्टोन थ्रो करूं, किसमें चांसेस है मरने के? 100 kg। तो अमाउंट ऑफ मोशन किसका ज़्यादा हुआ? 100 kg वाले का। इसका मतलब उसका मास ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका अमाउंट ऑफ मोशन भी ज़्यादा होगा। तो रिलेशन क्या बोल सकते हैं आप? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। सेकेंड चीज़, अमाउंट ऑफ मोशन सेकेंड किस पर डिपेंड कर सकता है? सोचो ज़रा, थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ। मास का मैंने बता दिया आपको, एक और सोचो, एक फैक्टर और होता है, एक फैक्टर और होता है, सोचो। वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। सर देखिए, अब दोनों का मास क्या ले लीजिए आप, सेम ले लीजिए, बट ये 100 मीटर पर सेकेंड और ये 10 मीटर पर सेकेंड। किसको रोकना ईजी है सर? कार बी को रोकना ईजी है इन कंपैरिजन विद कार ए। कैसे मालूम पड़ा? सर ये तो बहुत तेजी से आ रही है, इसको रोकने के लिए फोर्स भी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ये थोड़ी कम स्पीड से आ रही है तो इसको हम इजीली रोक सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ मोशन किस पे डिपेंड कर रहा है सर? वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। कैसे? डायरेक्टली या इनवर्सली? डायरेक्टली। तो अमाउंट ऑफ मोशन इज ऑल्सो डिपेंड ऑन वेलोसिटी, ऑल्सो डिपेंड ऑन वेलोसिटी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो हमें मालूम पड़ गया सर, अमाउंट ऑफ मोशन, इसको जो आप मोमेंटम कह रहे हैं वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है। तो यहां से आप कह सकते हैं अमाउंट ऑफ मोशन, जिसको हम मोमेंटम कहते हैं, उसका सिंबल होता है पी। क्या होता है इसका सिंबल? पी होता है। तो पी किस पे डिपेंड कर रहा है सर? मास पे और वेलोसिटी पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, के की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, क्या? m इंटू वी। मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया यहाँ से m इंटू वी। तो हम मोमेंटम निकाल सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी से। अगर आपके पास किसी भी बॉडी का मास गिवन है, उसकी वेलोसिटी गिवन है, तो आप अमाउंट ऑफ मोशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना इम्पैक्ट लग रहा है, बेसिकली कितना इम्पैक्ट वहां पर मोशन की वजह से हो रहा है। तो वो मास पे भी डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रही बात? एक 10 ग्राम की या एक 5 ग्राम की बुलेट है, अगर मैं उसको हाथ से फेंकूंगा तो आप मर जाएंगे क्या? नहीं। लेकिन जब वही बुलेट 5 या 10 ग्राम की जब किससे निकलती, गन से निकलती, तो क्या होता है? क्या हुआ सर ऐसा? बुलेट तो वही है 5 ग्राम की, पहले भी 5 ग्राम की थी, अभी 5 ग्राम की, लेकिन अब उसका वेलोसिटी बढ़ने से क्या बढ़ गया सर? उसका इम्पैक्ट बढ़ गया, उसका अमाउंट ऑफ मोशन बढ़ गया। तो वो सामने वाले पे इम्पैक्ट भी, फोर्स भी क्या लगाती है? ज़्यादा लगाती है। इसको ही हम कहते हैं मोमेंटम। क्या कहते हैं उसको हम? मोमेंटम। समझ में आ रही बात? मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? लिख लीजिए, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सर किधर होगी डायरेक्शन? जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन मोमेंटम की होगी। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? मोमेंटम की होगी। बोलो, बात समझ में आ रही है इतनी? ओके। इसकी ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं। क्या होगी इसकी ऐसा यूनिट? सर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट होती है। सर मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। इससे हम क्या निकाल सकते हैं सर? मोमेंटम की यूनिट। और सीजी सिस्टम में क्या होगी? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सीजी सिस्टम में होगी यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और सीजी सिस्टम में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? ओके। अब यहाँ पे मैं आपसे कहता हूँ कि दो बॉडीज हैं अनइक्वल मासेस की, दो बॉडीज हैं अनइक्वल मासेस की, बट उनका मोमेंटम सेम है। तो बताइए मास और वेलोसिटी में क्या रिलेशन आएगा? क्या पूछा मैंने आपसे? सर दो बॉडीज हैं अनइक्वल मासेस की, अनइक्वल मासेस की, बट दोनों का मोमेंटम सेम है, दोनों का मोमेंटम सेम है, तो उनके मास और वेलोसिटी पे क्या रिलेशन आएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आएगा। कैसे मालूम पड़ा? था देखिए, दो बॉडीज हैं और दोनों बॉडीज का मोमेंटम क्या है सर? सेम है। अब सर इस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी। तो इस बॉडी का मास m1 मान लिया और वेलोसिटी v1 मान ली हमने, और इस बॉडी का मास m2 और वेलोसिटी v2 मान ली। दोनों बॉडीज का मोमेंटम अगर सेम है तो v1 अपॉन v2 किसके इक्वल? m2 अपॉन m1। रिलेशन कैसा आ रहा है सर? मास और वेलोसिटी का कैसा आ रहा है? चेक करो, इनवर्सली आ रहा है सर। देखिए ये m2 और ये v2, ये v1 और ये m1, दोनों आपस में कैसा आ रहा है? इनवर्स। तो आप बोल सकते हैं सर मास जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी करता है किसके? तो इसका मतलब सर जिन बॉडी का मास ज़्यादा होगा, जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। रिलेशन कैसा है सर? इनवर्स। मैंने बोला कि एक इन दोनों में से जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी?
कम होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, कम होगी। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो हायर द मास स्मॉलर द वेलोसिटी, स्मॉलर द मास हायर द वेलोसिटी। तो जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मोमेंटम सेम होने के बाद भी। तो यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूले थे, P इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला था P इक्वल्स टू mv। अब मैं एक पहली कंडीशन लेता हूँ, इफ़ m इज कांस्टेंट, मास को क्या कर दिया बेटा हमने, कांस्टेंट कर दिया। तो बताओ P और V के बीच में रिलेशन क्या आएगी, मास कांस्टेंट है तो P और V के बीच में क्या रिलेशन आएगी, डायरेक्टली आएगी ना, सिंपल सामने दिख रहा है P और V क्या है, डायरेक्टली। पहले भी कह चुका हूँ वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, मोमेंटम पे, कैसे, डायरेक्टली। तो सर यहाँ से P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, V के आ गया, और यहाँ पे ग्राफ कैसे बनेगा बोलो, P और V का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। क्या ड्रॉ हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी बेटा, समझ में आ रही बात। दूसरा पॉइंट, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर आप वेलोसिटी को क्या कर दें, कांस्टेंट कर देते हैं, तो बताइए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास, मास बढ़ता जाएगा, मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा सर। तो ये आ गया P और ये आ गया m, मास बढ़ाते जाइए मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर ये चीज़। अब मैं कहता हूँ मोमेंटम कांस्टेंट है, तब रिलेशन क्या आया था, अभी इस केस में क्या था, मोमेंटम सेम था, मोमेंटम कांस्टेंट था दोनों बॉडीज का, तब रिलेशन क्या आया मास और वेलोसिटी में, इनवर्सली आया सर। तो सर जब P कांस्टेंट होगा, जब क्या होगा, P कांस्टेंट होगा, तब सर वेलोसिटी के बढ़ने से मास क्या हो रहा होगा, डिक्रीज, या फिर मास के बढ़ने से वेलोसिटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज। अभी देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब देखो यहाँ मास बढ़ रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ में आ रही बात, वेलोसिटी के बढ़ने से मास क्या होगा, कम होगा, और मास के बढ़ने से वेलोसिटी कम होगी। समझ में आ रही बात। दोनों केस में P को क्या रख दीजिए, P इज कांस्टेंट, इस केस में P इज कांस्टेंट। तो ये ग्राफ आपको आने चाहिए, ठीक है, मोमेंटम के लिए, वेलोसिटी के लिए। क्लियर, आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं न्यूटन की सेकेंड लॉ। उससे पहले अगर चेंज निकालना हो मोमेंटम में तो वो भी देख लेते हैं। हाउ कैन यू फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। अगर आपको क्या निकालना है बेटा, चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम। सर चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को क्या कर देंगे सर, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देंगे। सर फाइनल मोमेंटम क्या होता है बोलो सर, mv। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा सर, mu। u इनिशियल वेलोसिटी हो गई, जिस पॉइंट से थ्रो किया वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी। जिस पॉइंट से आपने इसको फेंका होगा स्टार्टिंग में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। जब आपने फेंक दिया एक वेलोसिटी ली, वो क्या बोलेंगे उसको हम, फाइनल वेलोसिटी। तो m इंटू वी माइनस m इंटू यू। सर क्या कॉमन आ गया m, तो इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं सर अपन, चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है इतनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले हमें ये वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए था। चलिए हम बात करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। अभी बताओ ज़रा, वेलोसिटी जब मैं बढ़ा रहा था तो क्या करना पड़ा होगा मेरे को, वेलोसिटी जब बढ़ा रहा था क्या करना पड़ रहा था, मास कम करना पड़ रहा था। अभी मास भूल जाओ, अभी सिर्फ ये बोलो, जब मैं वेलोसिटी बढ़ा रहा था तो क्या करना पड़ा था, क्या करना पड़ा था, फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ रही थी सर। क्या लगानी पड़ रही थी, फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ रही थी, है ना। और अगर मास ज़्यादा होगा तो उसको रोकने के लिए भी फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ रही थी। तो सर जो मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, टाइम के रेस्पेक्ट में फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यही कहती है, एक बार पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं इसकी। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट is directly proportional to
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो किसके, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और 9th क्लास में आपने याद करा होगा था, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे आप एक्सटर्नल फोर्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्सटर्नल फोर्स। जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाओगे सर, जो मोमेंटम में जो चेंज आ रहा होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, वो भी बढ़ता जाएगा। अब मैं इसको ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो कम टाइम में ज़्यादा मोमेंटम, ये मैं कम फोर्स लगाऊंगा तो ये धीरे जाएगा, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। धीरे लगाया इसका, धीरे कम फोर्स लगाया मतलब वेलोसिटी कम हो गई, वेलोसिटी कम होने से मोमेंटम कम हो गया। तो वेलोसिटी कम कब हुई, जब मैंने फोर्स कम लगाया। समझ में आ रही बात। तो सर यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिला, F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T का। तो इसका मतलब सर अगर ये बढ़ रहा होगा, डेल P अपॉन डेल T बढ़ रहा होगा, मोमेंटम के अपॉन में क्या चल रहा है, टाइम चल रहा है। तो अगर टाइम के रेस्पेक्ट में मोमेंटम बढ़ा दिया आपने, तो फोर्स भी क्या बढ़ानी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी। टाइम के रेस्पेक्ट में सर मोमेंटम कम है तो फोर्स भी कम होगा। तो इसलिए हमने बोला रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट मतलब टाइम, रेट मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में जो भी मोमेंटम में चेंज आ रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर, फोर्स के। फोर्स इंक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम भी इंक्रीज होगी, फोर्स अगर कम हो रही है तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम भी कम होगा। इसको आप डिफरेंशिएशन फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू dp अपॉन dt। व्हाट इज dp अपॉन dt, यहाँ पे मोमेंटम को डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में। किसको, मोमेंटम को डिफरेंशिएट कर दीजिए किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं, क्या लगाते हैं बोलो, कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। इस कांस्टेंट की वैल्यू हर यूनिट सिस्टम में क्या होती है, 1 होती है। तो F किसके इक्वल आ गया, डेल P अपॉन डेल T। और डिफरेंशियल फॉर्म में क्या आ गया, dp अपॉन dt आ गया। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। F इक्वल्स टू कितना हो गया, dp अपॉन dt, या फिर F इक्वल्स टू डेल P अपॉन डेल T। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, ठीक है। अब इसमें कुछ आगे देखेंगे हम, यहाँ से हम फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्स का एक और चीज़। अभी एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया सर, F जो है वो किस पे डिपेंड करी, डेल P अपॉन डेल T पे, या फिर dp अपॉन dt पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा dp अपॉन dt। सर मोमेंटम कितना बताया था आपने अभी, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो सर ये आ जाएगा d अपॉन dt, क्या आ जाएगा सर यहाँ पर, mv, ठीक है। अब सर अगर m कांस्टेंट है तो m क्या हो जाएगा, जिस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ध्यान रखना बेटा, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो m आ जाएगा आपका बाहर, क्या आ जाएगा, dv अपॉन dt। और dv अपॉन dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। तो फोर्स सीधा सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है सर, मास पे। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है सर, एक्सेलरेशन पे। फोर्स बढ़ाओगे तो सर एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी, फोर्स बढ़ाओगे तो हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट को इजीली उठा सकते हैं। तो F इक्वल्स टू आ गया ma। इसकी ऐसा यूनिट मालूम है क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। क्या होती है बेटा इसकी ऐसा यूनिट, न्यूटन होती है। इसकी CGS यूनिट क्या होती है, डायन। क्या होती है, 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, याद करो, बताया था आपको, यूनिट फर्स्ट में पढ़ाया था हमने, 10 की पावर 5 डायन। 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 10 की पावर 5 डायन होते हैं। तो CGS यूनिट होती है डायन, और ऐसा यूनिट होती है हमारी न्यूटन। इसकी और भी यूनिट होती है, अनदर यूनिट्स क्या होंगी, ग्रेविटेशनल यूनिट। अनदर यूनिट मतलब ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है, बताया आपको इस फोर्स की, ग्रेविटेशनल यूनिट होती है बेटा किलोग्राम फोर्स। क्या होती है, किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट। ये कब बात करेंगे, इस वाली यूनिट की कब बात करेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा। वेट क्या लगता है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है वेट। तो उस कंडीशन में अगर फोर्स की यूनिट बात करें हम, तो वो होती है किलोग्राम फोर्स
या फिर कह सकते हैं आप किलोग्राम वेट। अब सर ये किलोग्राम फोर्स है और ये किलोग्राम वेट है, हमें अगर न्यूटन में चाहिए इसकी यूनिट तो क्या करेंगे, हमें अगर ये वैल्यू न्यूटन में चाहिए तो रिलेशन चाहिए होगा हमको। तो देखिए क्या करेंगे सर, फोर्स का फॉर्मूला क्या बोला आपने, मास इनटू एक्सेलरेशन। सर फोर्स की यूनिट क्या बोली आपने, किलोग्राम फोर्स, क्या बोली, किलोग्राम फोर्स। सर मास कितना ले लो, 1 किलोग्राम ले लो। सर देखिए अब जो एक्सेलरेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला ऑब्जेक्ट किधर जा रहा होगा, ऊपर या फिर नीचे की तरफ जा रहा होगा। तो इस टाइम कौन सी चीज काम करना स्टार्ट कर देगी, अभी तब हम जी लेते हैं। जब ऐसे जा रहे हैं तो हम क्या लेंगे, ए एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। लेकिन जब भी आप ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे उस केस में हम किसकी बात करेंगे, जी की बात करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी वैल्यू याद करो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो F इक्वल्स टू क्या बताया था, एम ए, ये 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। सर F 1 न्यूटन, मास 1 kg, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल, 1 न्यूटन के इक्वल। तो 1 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल, देखो अभी 9.8 को अलग लिख दो, ठीक है, 9.8 अलग लिख दिया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकता हूँ, कैसे, बात तो एक ही, मल्टीप्लाई चल रहा है ना, कैसे चल रहा है, मल्टीप्लाई में चल रहा है। ये सारी चीज़ किसमें चल रही है बेटा, तो सर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं सर हम, 1 न्यूटन। तो सर इसका मतलब 1 किलोग्राम फोर्स किसके इक्वल सर, 9.8 न्यूटन के इक्वल। जब भी आपको फोर्स किलोग्राम में दे रखी हो तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेना, न्यूटन में कन्वर्ट कर लेना। कैसे, 9.8 से अगर बोलता है कि मैंने 4 किलोग्राम फोर्स लगाई, कितनी, 4 किलोग्राम फोर्स, आपने कितनी फोर्स लगाई न्यूटन में, 4 इंटू 9.8, उतना आ जाएगा आपके पास। समझ में आ रही बात। अब 1 ग्राम फोर्स किसके इक्वल होता है, इसको नोट कर लीजिए पहले, चलिए आप लोग। अगर ये हमारी किलोग्राम फोर्स है तो 1 ग्राम फोर्स क्या होना चाहिए, बताओ ज़रा। 1 ग्राम फोर्स किसके इक्वल होगा, सर देखिए मास कितना, 1 ग्राम। अब फोर्स ये किस में बेटा, CGS में, किस में, ये CGS में। तो 1 ग्राम, ग्राम किस में आता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, CGS की बात कर रहे हैं। वहाँ पर सर क्या होता है, डायन होता है, क्या होता है वहाँ पर, डायन होता है, ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे डायन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे तो लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ क्या चला था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ क्या चलेगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको याद क्या रखना है सर, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है वो 980 डायन के बराबर होता है। अभी 980 कैसे आएगा बताओ, 980 कैसे आएगा सर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 9.8 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, 980 आ जाएगी। तो ये रिलेशन है, आपको याद रखना है कि 1 किलोग्राम फोर्स किसके इक्वल होता है, 9.8 न्यूटन के इक्वल। 1 ग्राम फोर्स किसके इक्वल होता है, 980 डाइन के इक्वल। और 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल। ये कन्वर्जन फैक्टर हैं जो न्यूमेरिकल्स में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर ये आते होंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। ओके, नोट कर लिया इसको, वेरी गुड। चलिए आगे देखेंगे अब हम। यहाँ पे अब एक फोर्स का फॉर्मूला वापस थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख रहे हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था, एफ किसके इक्वल बताया था बेटा, dp बाई dt। पी की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, बोलो, mb। अब डिफरेंशिएशन में जब 2 फंक्शन आ जाते हैं तो एक रूल होता है, छोटा सा रूल है, वो समझ लो उसको। क्या रूल कहता है सर, पहला वाला ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो सर फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर लिख लेंगे, मतलब इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एक बार कांस्टेंट मान लेंगे, किसको डिफरेंशिएट कर देंगे, वेलोसिटी को। तो m dv बाय dt, फिर बीच में लगाते हैं सर क्या, प्लस। अब जिसको कांस्टेंट माना था उसको डिफरेंशिएट करेंगे और सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट मान लेंगे। अब सेकंड को डिफरेंशिएट किया था तो v कांस्टेंट आ गया, क्या आ गया, dm बाई dt। दिस इज द, मैं पूरी फॉर्म लिख रहा हूँ, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ।
ये फॉर्म आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, F इक्वल्स टू एम डी वी बाई डी टी अपॉन बी डी एम बाई डी टी। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब यहीं से हमारी दो कंडीशन बनती हैं। क्या वो दो कंडीशन बनती हैं, तब देखते हैं हम। इफ मास इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट कर दिया तो इन दोनों में से कौन सा टर्म बचेगा, बताइए आप लोग। अगर मास कांस्टेंट कर दिया तो इन दोनों में से, यहां तो मास ऑलरेडी कांस्टेंट है ना, अगर यहां पर मास कांस्टेंट कर देंगे तो क्या होगा सर, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। तो dm बाई डी टी क्या हो जाएगा सर इस केस में, मास तो कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा, कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो dm बाई डी टी क्या हो गया सर, जीरो। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। फाइनली क्या बचेगा आपके पास, m dv बाई डी टी। सर ये किसके इक्वल हो जाएगा, m a के इक्वल हो जाएगा। तो ये कंडीशन कब यूज करेंगे बोलो, जब मास कांस्टेंट होगा, जब मास कांस्टेंट होगा। m कांस्टेंट है तो सर मास में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, और डिफरेंशिएशन किसका होता है, जिसको चेंज करते हैं हम। तो dm बाई डी टी जीरो हो गया, dm बाई डी टी जीरो हो गया तो पूरा टर्म जीरो, dv बाई डी टी क्या आ गया अपने पास, एक्सेलरेशन आ गया। क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब देखते हैं क्या करते हैं हम सेकंड केस में, बताइए क्या कर सकते हैं सर। वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या कर दी बेटा हमने, कांस्टेंट कर दी। अब बताओ क्या होगा, वेलोसिटी के कांस्टेंट करने से सर dv बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो सर dv बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, दैट्स व्हाई dv बाई डी टी इज जीरो। तो dv बाई डी टी जीरो हो गया सर, क्या बचा अपने पास बोलो, ये टर्म तो जीरो हो गया, क्या बचा, v dm बाई डी टी। अब ये कंसेप्ट कहाँ यूज होता है, तो मैं बता देता हूँ आपको। ये कंसेप्ट यूज होता है रॉकेट प्रोपल्शन में। किस में यूज होता है, रॉकेट में। रॉकेट में कंटिन्यूसली मास क्या हो रहा होता है सर, फ्यूल क्या होता है, बर्न हो रहा होता है, और क्या होगा सर, मास अगर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो सर वहाँ पे F कैसे निकालेंगे, v dm बाई डी टी। और इस फोर्स को मैं बता देता हूँ आपको, थ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस फोर्स को, थ्रस्ट फोर्स। तो रॉकेट प्रोपल्शन में यूज हो सकते हैं इसको हम, इसमें रॉकेट प्रोपल्शन में यूज हो सकते हैं। और कन्वेयर बेल्ट, और कन्वेयर बेल्ट। अब सर कन्वेयर बेल्ट क्या, कन्वेयर बेल्ट क्या, यहाँ पे सपोज करो ये एक बेल्ट लगी हुई है यहाँ पर ये, और यहाँ पे ऊपर से क्या हो रहा है, कंक्रीट वगैरह कुछ स्टोन वगैरह क्या हो रहे हैं, आते जा रहे हैं। तो कंटिन्यूसली सर देखो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी इस बेल्ट की, वो तो क्या होगी सर, कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी तो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। बट आप कंटिन्यूसली क्या करते जा रहे हो, उस पर क्या करते जा रहे हो, उस पर स्टोन गिराते जा रहे हो, तो इसका मास कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो रॉकेट प्रोपल्शन में भी फ्यूल बर्न होता जाता, मास क्या होता जाता, चेंज होता जाता। तो जहां पर मास चेंज हो रहा हो टाइम के रेस्पेक्ट में, तब हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, ये जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, सॉरी जहां पर मास कांस्टेंट होगा तो ये यूज करेंगे, और जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ये यूज करेंगे। ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, इससे कई सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। दोनों चीज़ें अच्छे से आपको आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट थर्ड पीरियड में है, अब मेरा फोर्थ पीरियड है, उसको फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। अभी आपको थोड़ा सा ब्रेक दे रहे हैं, ठीक है। कितने टाइम का